हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। आज हम अपनी योद्धा सीरीज में देखने वाले हैं जियोग्राफी की 13 क्लास, जो कि टॉपिक होने वाला है हमारा भारत में खनिज संसाधन। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए समझते हैं कि खनिज जो है वो क्या होते हैं। तो खनिज भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित प्राकृतिक पदार्थ होते हैं। तो जैसा आप समझ पा रहे होंगे कि जो खनिज होता है वो हमारी पृथ्वी के अंदर से ही प्राप्त होता है, और पृथ्वी की बहुत सारी गतिविधियां होती हैं, बहुत सारे अधिक अधिक जो है प्राकृतिक पदार्थ वहां से हमें देखने को मिलते हैं। उनमें से एक निश्चित रासायनिक संरचना और भौतिक अभिलक्षण होते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे हो सकते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया से बनते हैं, और कुछ भौतिक अभिलक्षण से मिलकर बने होते हैं। उन्हें उनकी विशेषताओं और उपयोग के आधार पर धात्विक और गैर धात्विक खनिजों में वर्गीकृत किया जाता है। जैसे उनकी विशेषता होती है, उन्हें मेटल और नॉन मेटल खनिजों में वर्गीकृत करके अलग रख दिया जाता है कि ये पदार्थ जो है वो हमारे इस काम आएगा, या फिर ये पदार्थ जो है, जो खनिज निकला है वो धातु है कि धातु नहीं है। तो इस तरह से उन्हें अलग अलग करके रखा जाता है। धात्विक खनिज वे होते हैं जिनमें धातु अथवा धातु यौगिक होते हैं, जैसे लोहा, ताम्र, सोना, चांदी आदि। तो खनिज धातु के वो होते हैं जिसमें कि धातु की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे लोहा हो गया, तांबा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया। तो इसमें वो खनिज धातु की मात्रा ज़्यादा होती है। और अधात्विक खनिज वे होते हैं जिनमें धातु नहीं होता, जिनमें धातु की मात्रा बहुत ही कम होती है, जैसे कि चूना पत्थर, कोयला, अभ्रक, जिप्सम आदि। तो ये अधात्विक खनिज में आते हैं। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि धात्विक खनिज में क्या आते हैं। तो वो आता है जैसे कि लोहा, ताम्र मतलब कि तांबा, सोना, चांदी, ये सब धात्विक खनिज में आ जाएंगे। लेकिन अधात्विक खनिज में क्या आएगा, चूना पत्थर हो गया, कोयला, अभ्रक, जिप्सम और आदि, ये सभी जो है वो अधात्विक पदार्थ में आ जाते हैं। आइए अब समझते हैं कि भारत में महत्वपूर्ण खनिज जो है वो कौन कौन से होते हैं। तो भारत में महत्वपूर्ण खनिज, खान मंत्रालय के अंतर्गत विशेषज्ञ समिति ने भारत के 30 महत्वपूर्ण खनिजों के एक समूह की पहचान की है। मतलब आप इस चीज को समझेंगे कि भारत में लगभग 30 महत्वपूर्ण खनिज जो है वो होते हैं और वो पाए जाते हैं। ये एंटीमनी, बेरिलियम, बिस्टम, कोबाल्ट, कॉपर, गैलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, हैफिनियम, इंडियम, लिथियम, इसी तरह से अलग अलग जो है पदार्थ आप इसमें नीचे देख पा रहे होंगे। तो ये सभी पदार्थ जो है 30 से भी ऊपर पदार्थ हमारे भारत में पाए जाते हैं। अगला है, खान मंत्रालय के महत्वपूर्ण खनिजों के लिए उत्कृष्टता केंद्र CECM के निर्माण की भी समिति सिफारिश की गई है। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि ये अलग अलग पदार्थ होते हैं जो 30 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप उनका नाम याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, पर आप ये चीज याद रख लीजिए कि ये सारे पदार्थ जो है, ये खनिज जो है, ये हमारे भारत में होते हैं, पाए जाते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है भारत के लिए महत्वपूर्ण खनिज। भारत के लिए महत्वपूर्ण खनिज कौन कौन से हैं। तो आर्थिक विकास, उच्च तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, परिवहन एवं रक्षा उद्योग इन खनिजों पर बहुत ही अधिक निर्भर होता है। तो आप समझ गए होंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हमें उच्च तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए होता है, दूरसंचार चाहिए होता है, परिवहन एवं रक्षा उद्योग ये खनिज पर बहुत ज़्यादा अधिक निर्भर होते हैं। इसके अतिरिक्त सौर पैनल हो गया, पावर टरबाइन, बैटरी और इलेक्ट्रिक वाहनों जैसी खनिज प्रौद्योगिकी के लिए महत्वपूर्ण खनिज आवश्यक होता है। इन क्षेत्रों में भारत की महत्वपूर्ण घरेलू मांग और क्षमता को देखते हुए इनकी वृद्धि से रोजगार सृजन, आय सृजन और नवसंचार में वृद्धि की जा सकती है। तो आप समझ गए होंगे कि भारत के लिए महत्वपूर्ण खनिज क्यों होते हैं, कि खनिज जो है वो हमें अलग अलग चीज़ों में हेल्प करते हैं, इसलिए खनिज हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे उच्च तकनीकों के लिए हमें खनिज की जरूरत पड़ती है, दूरसंचार के लिए, परिवहन के लिए, रक्षा के लिए, कुछ नई चीज़ें बनानी है उसके लिए हमें खनिज की आवश्यकता होती है। तो हमारे भारत के डेवलपमेंट के लिए ही हमें खनिज की आवश्यकता होती है। इसमें आप इसके अतिरिक्त देखेंगे जैसे कि सौर पैनल हो गया, पावर टरबाइन, बैटरी जिससे बिजली बनती है, अलग अलग तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है, इलेक्ट्रिक वाहन अभी के टाइम में जो है वो बनाए जा रहे हैं। तो ये सब कैसे पॉसिबल हो पा रहा है, जो हमारी पृथ्वी के अंदर से खनिज जो है, मिनरल निकाले जा रहे हैं, उसी की वजह से ये सभी चीज़ें जो है वो पॉसिबल हो पा रही होंगी। तो जैसे कि आप नीचे चार्ट में देख पा रहे होंगे कि ये जो होते हैं मिनरल्स होते हैं, और यही हमारे पृथ्वी के अंदर से जो है पाए जाते हैं। जैसे यूरेनियम आप देख पा रहे होंगे, कोल देख पा रहे हैं, गोल्ड, आयरन ओर्स देख पा रहे होंगे, लीड, जिंक, मैग्नीशियम। तो ये सभी, जैसे आपने देखा माइका हो गया, तो ये सभी जो है हमारे पृथ्वी के अंदर ये सभी खनिज जो है उपस्थित होते हैं। वहीं से ये सारी चीज़ें हम अपने यूज़ में लेते हैं। तो आइए देखते हैं अब कुछ क्वेश्चन आंसर जो कि हमारे एसएससी के डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, अगर आप 2025 एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, स्टेनो या फिर सिलेक्शन पोस्ट, तो आपके लिए इंग्लिश वोकेबलरी की बुक काफ़ी यूजफुल हो सकती है। ये बुक जो है वो ई बुक है, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा मात्र 39 रुपीज़ में। आप अगर हमें नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया है उस पर मैसेज करेंगे तो ये ई बुक आपको मात्र 39 रुपीज़ में मिल जाएगी। इस बुक में हमने दिया है आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम और फ्रेजल वर्ब। जैसा आप सभी जानते हैं फ्रेजल वर्ब भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया अभी एसएससी एग्जाम्स में। 1 से 2 क्वेश्चन आपको इंग्लिश
इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब से देखने को मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी यूज़फुल बुक होने वाली है। इसमें आप देख लीजिए कि आपको सभी चीज़ें जो हैं, सभी टॉपिक वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखने को मिल जाएंगे और इसमें काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में सभी टॉपिक हैं। तो आपको इसमें कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसमें आपको प्री और मेंस सभी तरीके के एग्ज़ाम्स में रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सभी इसमें ऐड मिलेंगे। जैसा कि सिनोनिम, एंटोनिम आप देख सकते हैं, फ्रेजल वर्ब आप देख सकते हैं, ये भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो है वो सभी दिया हुआ है। जैसा कि आप सभी ने देखा कि ये बुक हमारी मात्र 39 रुपीज़ में है। आप चाहें तो ये बुक आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके ले सकते हैं, जो कि सिर्फ 39 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। ये काफ़ी यूज़फुल बुक है, जो आपकी एसएससी एग्ज़ाम्स में इंग्लिश वोकैब्युलरी वाले जो पोर्शन है, उसको बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर सकती है। प्रमाणित कोयला भंडार, कोयला मंत्रालय, जो कि भारत सरकार 2018 तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार इसके संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में सही क्रम क्या है? तो इसमें आपको अवरोही क्रम बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अवरोही क्रम मतलब बड़े से छोटा। तो सबसे पहले है झारखंड, फिर उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और फिर उसके बाद में आता है हमारा पश्चिम बंगाल। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि सबसे पहले जो सबसे बड़ा भंडार है वो झारखंड में है, फिर उड़ीसा में है, फिर छत्तीसगढ़ में है और फिर लास्ट में पश्चिम बंगाल में है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है छत्तीसगढ़ स्थित अमरकंटक पठार में निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रचुर भंडार उपलब्ध है? तो किस खनिज का प्रचुर भंडार उपलब्ध है? तो बॉक्साइट का है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ के अमरकंटक पठार में कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो वो हो जाएगा बॉक्साइट हमारा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, जो कि है गुआ और नुआ मुंडी खदानें भारत के किस राज्य में स्थित है? जो गुआ और नोआ मुंडी खदानें हैं वो भारत के कहाँ पे स्थित है? तो ये झारखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि गुआ और नोआ मुंडी खदान जो है वो भारत के झारखंड में मौजूद है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि गुआ और जो है नोआ मुंडी खदानें भारत के झारखंड राज्य में स्थित है। नोआ मुंडी हेमेटाइट लॉ अयस्क के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। जो नोआ मुंडी है वो हेमेटाइट लॉ अयस्क के लिए निर्मित के लिए प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र टाटा लॉ और इस्पात उद्योग के लिए स्वामित्व में है। गुआ खदान भी लॉ अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे क्या होता है कि लॉ अयस्क हेमेटाइट लॉ अयस्क का निर्माण होता है और इसी के लिए ये प्रसिद्ध है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा भारत में एक प्रमुख लौह अयस्क पेटी नहीं है? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारत में कौन सा लौह अयस्क पेटी नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हरियाणा, राजस्थान पेटी। यहाँ पे लौह अयस्क की मात्रा बहुत ही कम पाई जाती है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कि यहाँ पे हरियाणा और राजस्थान पेटी में लौह अयस्क की पेटी नहीं है। यहाँ पर इसकी मात्रा कम से कम पाई जाती है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, कोलार गोल्ड फील्ड्स भारत की किस राज्य में स्थित है? तो कोलार गोल्ड फील्ड, जैसे कि आप नाम से ही जानते होंगे, केजीएफ कोलार गोल्ड फील्ड, ये कर्नाटक में मौजूद है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि कोलार गोल्ड फील्ड केजीएफ जो है वो कर्नाटक में मौजूद है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी खनिज जिसे सभी लोग नमक के रूप में जानते हैं आमतौर पर ऐसी शुष्क जलवायु में बनता है जहाँ समुद्र का पानी वाष्पित हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हेलाइट। तो हेलाइट जो है आप जैसे नीचे देख पा रहे होंगे, हेलाइट अवसादी खनिज है जिसे सभी लोग नमक के रूप में जानते हैं। आमतौर पर यह एक ऐसे शुष्क जलवायु में बनता है जहाँ समुद्र का पानी वाष्पित हो जाता है। तो जैसा सभी जानते हैं कि समुद्र से ही नमक जो है वो निकाला जाता है और ये हेलाटाइट जो है इसे लोग नमक के तौर पे भी जानते हैं। और ये कहाँ होता है? शुष्क जलवायु में बनता है, जहाँ पे मौसम थोड़ा सा गर्म होता है, जहाँ समुद्र का पानी वाष्पित हो जाता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, इसे बोला जाता है हेलाइट। अगला क्वेश्चन आता है हमारा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है डैश के भंडार मुख्यतः तमिलनाडु के नेवेली में स्थित है। तो किसके भंडार आपसे पूछा गया है जो कि तमिलनाडु के नवेली में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी लिग्राइट। तो लिग्राइट का जो प्रमुख भंडारण है वो तमिलनाडु के नवेली में स्थित है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। अगला है, जो कि है हमारा क्वेश्चन, संकेंद्रण किस क्षेत्र में है? तो संकेंद्रण किस क्षेत्र में होता है? तो छोटा नागपुर पठार में संकेंद्रण जो है हिस्सा मौजूद है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। जैसे आप नीचे देख पा रहे होंगे कि छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में लौह तथा इस्पात उद्योग का संकेंद्रण इसलिए अधिक है क्योंकि वहाँ लौह अयस्क प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो संकेंद्रण किस क्षेत्र में ज़्यादा होता है? तो छोटा नागपुर में, छोटा नागपुर पठार के हिस्से में यहाँ पे ज़्यादा है क्योंकि यहाँ लौह अयस्क प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि संकेंद्रण किस क्षेत्र में अधिक है? तो छोटा नागपुर पठार में है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ की बालाडीला पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो बालाडीला पर्वत श्रेणी जो है छत्तीसगढ़ का
वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जो छत्तीसगढ़ का जो बालाडीला पर्वत श्रेणी है वो लौह अयस्क के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि लौह अयस्क के लिए कौन सी चीज़ फेमस है? छत्तीसगढ़ का बालाडीला पर्वत श्रेणी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, भारत का निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र खनिजों का भंडार है? तो खनिजों का भंडार किसे माना जाता है? तो छोटा नागपुर में। तो छोटा नागपुर में क्योंकि वहाँ पे लौह अयस्क की मात्रा सबसे ज़्यादा अधिक होती है, इसलिए वहाँ का खनिजों का भंडार के रूप में जाना जाता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि सबसे ज़्यादा खनिज की मात्रा कहाँ पे हमें देखने को मिलती है? छोटा नागपुर पठार में, क्योंकि वहाँ पे लौह अयस्क की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि है, कुद्रेमुख की खानें निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? तो कुद्रेमुख की खानें कहाँ पे स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी कर्नाटका में ये स्थित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कर्नाटका में। तो कुद्रेमुख की खानें जो है वो कर्नाटका में मौजूद है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरापुट जिले में पंचम तालमाली भंडार निम्नलिखित में से किस खनिज के भंडार हैं? तो पंचम तालमाली भंडार किस खनिज के भंडार हैं? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये बॉक्साइट के भंडार हैं। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि कोरापुट जिले में कौन सा भंडार सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? कौन से खनिज का भंडार? तो बॉक्साइट का। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, और ये आप याद रखेंगे कि कोरापुट उड़ीसा जिले में मौजूद है। तो आप इस चीज़ को याद रखें, कोरापुट जो कि उड़ीसा में मौजूद है, और यहाँ पे कौन से खनिज का भंडार पाया जाता है? तो ये बॉक्साइट का भंडार पाया जाता है। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कि है, भारत के किस राज्य में एल्यूमीनियम प्रगलन संयंत्रों की संख्या सबसे अधिक है? तो भारत के किस राज्य में एल्यूमीनियम प्रगलन संयंत्रों की संख्या सबसे अधिक है? तो ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा में। उड़ीसा में ये संख्या सबसे ज़्यादा अधिक मौजूद है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि भारत के उड़ीसा राज्य में एल्यूमीनियम प्रगलन संयंत्रों की संख्या सबसे अधिक है। भारत में एल्यूमीनियम प्रगलन संख्या 8 है, जो कि उड़ीसा में नालको और बाल्को है। पश्चिम बंगाल में है, केरल में है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में स्थित है। एल्यूमीनियम प्रगलन भारत में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण धातुकर्म उद्योग है। तो एल्यूमीनियम का जो हमारे भारत में है दूसरा सबसे महत्वपूर्ण धातुकर्म उद्योग है, मतलब एल्यूमीनियम से हमारे भारत में ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो बनाई जाती है, इसलिए एल्यूमीनियम जो खनिज है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भारत के लिए। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में कोयले के सबसे अधिक भंडार हैं? तो इसमें आपसे पूछा गया है कि कोयले का सबसे अधिक भंडार कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर सी झारखंड में है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि कोयले का सबसे अधिक भंडारण कहाँ पे है? तो झारखंड राज्य में है। जैसे आप नीचे देख पा रहे होंगे कि झारखंड में कोयले के सबसे बड़ा भंडार है, या फिर सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में कोयला वहाँ से निकाला जाता है। कोयला देश में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है, जो देश के व्यावसायिक ऊर्जा की खपत को लगभग 67% का योगदान देता है। भारत में गोंडवाना की चट्टानों में लगभग 90% से अधिक कोयला प्राप्त होता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि कोयला भी हमारे भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि सबसे ज़्यादा भंडार यहाँ पे कहाँ पे है, किस राज्य में है? तो भारत के झारखंड राज्य में है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाहर काटिया तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? जो नाहर काटिया तेल क्षेत्र है वो कहाँ पे स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए असम में ये स्थित है। आप इस चीज़ को याद रखिए, नाहर काटिया तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो असम में स्थित है। जैसे आप नीचे देख पा रहे होंगे असम का तेल क्षेत्र, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो असम का तेल क्षेत्र जैसे डिगबोई क्षेत्र यहाँ पे जो है तेल क्षेत्र है, फिर सुरमा घाटी यहाँ से भी तेल निकाला जाता है, नाहर घाटी या तेल क्षेत्र, तो ये भी असम से रिलेटेड है। इसी तरह है हमारा अरब सागर के अपतटीय तेल क्षेत्र। तो अरब सागर में सबसे पहला है मुंबई हाई तेल क्षेत्र, फिर उसके बाद है बेसिन तेल क्षेत्र, फिर आलिया बेट तेल क्षेत्र। तो आलिया बेट तेल क्षेत्र भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि अरब सागर के अपतटीय तेल क्षेत्र में से एक है। तो इस क्वेश्चन में आप याद रखेंगे नाहर काटिया तेल क्षेत्र, जो कि असम में मौजूद है और इसी से रिलेटेड है डिगबोई क्षेत्र, सुरमा घाटी और नाहर घाटी। तो ये तीनों आप याद रखेंगे कि ये तीनों तेल क्षेत्र हैं, और ये कहाँ के हैं, किस राज्य में है? तो ये असम में मौजूद है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखें। नाहर काटिया, डिगबोई, सुरमा घाटी ये तेल क्षेत्र है, और ये कहाँ के हैं? तो ये असम के हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, कुद्रेमुख लौह अयस्क खदान कहाँ स्थित है? तो कुद्रेमुख लौह अयस्क खदान है कर्नाटक में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि कुद्रेमुख लौह अयस्क खदान स्थित है कर्नाटक में। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस राज्य में खेताड़ी कॉपर बेल्ट स्थित है? तो खेताड़ी कॉपर बेल्ट कहाँ पे स्थित है? तो ये राजस्थान में मौजूद है। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि खेतड़ी कॉपर बेल्ट स्थित है राजस्थान में। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हीरे का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है?
तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखेंगे कि हीरे का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य है मध्य प्रदेश। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि हीरे का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। तो आप इस चीज़ को याद रखें कि हीरे का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य पन्ना पट्टी है, जो कि मध्य प्रदेश में मौजूद है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सोने के भंडार हैं? तो सोने के भंडार कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन नंबर डी, जो कि है कर्नाटक में, जिसे हम केजीएफ के नाम से जानते हैं, कोलार गोल्डफील्ड के नाम से हम इसे जानते हैं। तो भारत में सोने की भंडार है या फिर सोने की खदान कहाँ पे स्थित है? तो ये कर्नाटक में मौजूद है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसे हम टीआईएस टिस्को के नाम से जानते हैं, उसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो उसकी स्थापना पूछा गया है 1907 में हुई थी, 1907 में हुई थी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखेंगे कि टिस्को टीआईएससीओ टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी 1907 में। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा बिटुमिनस कोयला क्षेत्र है? तो बिटुमिनस कोयला क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, झरिया है। तो आप इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि बिटुमिनस कोयला एक कोयले का प्रकार होता है जिसमें कार्बन की मात्रा जो है वो 80% तक हो सकती है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। जैसे आप नीचे देख पा रहे होंगे, बिटुमिनस कोयले में कार्बन की मात्रा 55 से 80% के मध्य होती है। बिटुमिनस कोयला जो है गोंडवाना यूगिन कोयला है तथा देश के 90% से अधिक कोयला भंडार एवं उत्पादन में गोंडवाना क्षेत्र के कोयला ही योगदान होता है। यही कोयला बिटुमिनस कोयला जो है ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि भारत का सबसे बड़ा बिटुमिनस कोयला क्षेत्र झारखंड के झरिया में मौजूद है। तो आप इस चीज़ को याद रखें कि बिटुमिनस कोयला है, कोयले का एक प्रकार होता है जो कि सबसे अच्छा कोयला माना जाता है, जिसमें कार्बन की मात्रा जो है वो 50 से 80% के बीच में हो सकती है। तो जिसकी मात्रा सबसे ज़्यादा अच्छी होगी उसी में ये कोयला जो है काफ़ी अच्छे प्रकार का माना जाता है। तो आप इसे याद रखें कि भारत का सबसे बड़ा बिटुमिनस कोयला क्षेत्र झारखंड के झरिया में मौजूद है। फिर उसके बाद है पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में। तो सबसे इम्पोर्टेंट है झारखंड का झरिया में, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल के समुद्री तट की रेत से भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? जो हमारा राज्य केरल है, उसके जो समुद्री तट में रेत पाई जाती है, उस रेत में सबसे अधिक कौन-सा खनिज पाया जाता है? तो वो पाया जाता है थोरियम। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि केरल के समुद्री तट पर रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो थोरियम पाया जाता है। थोरियम जो है उसकी धातु है और ये धातु की खोज हुई थी 1828 ईस्वी में बर्जिलियस ने थोराइट अयस्क से की थी। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि केरल के समुद्री तट पे रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो थोरियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का जादूगुडा नामक स्थान डैश के खनन के लिए जाना जाता है? तो किसके खनन के लिए जाना जाता है झारखंड का जादूगुडा नामक स्थान? तो ये जाना जाता है यूरेनियम के खनन के लिए, मतलब वहाँ से यूरेनियम निकाला जाता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि झारखंड का जादूगोड़ा स्थान जाना जाता है यूरेनियम की खुदाई के लिए। अगला है कि जादूगोड़ा स्थान किसके लिए जाना जाता है? तो अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जादूगोड़ा स्थान किसके लिए जाना जाता है? तो यूरेनियम के भंडार के लिए वो प्रसिद्ध है। तो वहाँ से क्या निकाला जाता है? हमारे के लिए यूरेनियम निकाला जाता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि झारखंड का जादूगोड़ा स्थान फेमस है यूरेनियम के लिए। अगला आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में तृतीय कोयला असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और डैश में पाया जाता है? जो भारत में तृतीय कोयला है वो असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और कहाँ पे पाया जाएगा? तो मेघालय में पाया जाएगा। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि ये पाया जाएगा मेघालय में। तो भारत में तृतीय कोयला कहाँ पे पाया जाता है? असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय में ये चीज़ पाई जाती है तृतीय कोयला। नॉर्थ स्टेट जो है वो नॉर्थ ईस्ट के जो भी राज्य है वहाँ पे ये पाया जाएगा भारत में तृतीय कोयला। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अभ्रक जिसे मिका के नाम से भी जाना जाता है, डैश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अभ्रक के बारे में आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन अभ्रक के लिए सही नहीं है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। क्वेश्चन आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे कि इसमें से कौन सा जो है कथन सही है अथवा सही नहीं है। इसमें काफ़ी बच्चों की गलती हो जाती है। तो आप इस क्वेश्चन को जहाँ पे आपसे पूछा जाए कौन सा कथन सही है या फिर सही नहीं है, तो एक बार ज़रूर अच्छे से पढ़कर उसका आंसर दीजिए। इसमें आपसे पूछा है सही नहीं है, तो यही कथन जो है वो सही नहीं है। इसमें विद्युत प्रतिरोध न्यून होता है, जबकि अब जो है अभ्रक वो विद्युत का सुचालक होता है, इसमें प्रतिरोध न्यून नहीं होता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि अभ्रक जो मिका है उसमें विद्युत प्रतिरोध न्यून होता है। ये कथन जो है हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि अभ्रक में करंट फ्लो हो सकता है। जैसे आपने अभ्रक की कोई वस्तु ली है तो उसमें आपको करंट लग सकता है। अभ्रक में
करंट जो है फ्लो हो सकता है। ये एक इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर माना जाता है अभ्रक। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। इसमें जो है विद्युत प्रतिरोध न्यून नहीं होता, इसमें हमें करंट लग सकता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है भारत का निम्नलिखित में से कौन-सा राज्य क्रोमाइट का मुख्य उत्पादक है? तो क्रोमाइट सबसे ज़्यादा कहाँ से निकाला जाता है? तो क्रोमाइट निकाला जाता है उड़ीसा से। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो भारत में कौन-सा राज्य जो है वो क्रोमाइट का मुख्य उत्पादक है? तो उड़ीसा हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, खनिज और इसकी साइट से संबंधित निम्नलिखित में से कौन-सा जो कथन है वो गलत है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत हो जाएगा। बॉक्साइट जो है वो खेतड़ी, तो खेतड़ी जो है वो गलत हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि खेतड़ी में बॉक्साइट जो है वो नहीं पाया जाता है। जैसे आप नीचे देख पा रहे होंगे कि खेतड़ी में क्या है कि वहाँ पे ज़्यादातर तांबा पाया जाता है। जैसे कि बैलाडीला छत्तीसगढ़ में वो लौ अयस्क के लिए फ़ेमस है। जावर जो है वो राजस्थान में है और ये चांदी के लिए फ़ेमस है। झारिया झारखंड में है और ये कोयला के लिए फ़ेमस है, और खेतड़ी राजस्थान में है और ये तांबा के लिए फ़ेमस है। तो बॉक्साइट के लिए खेतड़ी फ़ेमस नहीं है और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि जो है खेतड़ी राजस्थान में तांबे के लिए फ़ेमस है, झारखंड का झरिया जो है कोयला के लिए फ़ेमस है, इसी तरह झारखंड का जावर जो है चांदी के लिए, और छत्तीसगढ़ का बैलाडीला जो है वो लौ अयस्क के लिए फ़ेमस है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखेंगे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन-सा क्षेत्र कोयला भंडारण में सबसे अधिक समृद्ध है? तो कौन-सा क्षेत्र जो है वो कोयला भंडार में सबसे अधिक समृद्ध है? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दामोदर घाटी। जो दामोदर घाटी है वो कोयला भंडारण में सबसे अधिक समृद्ध क्षेत्र माना जाता है। तो आप नीचे देख पा रहे होंगे दामोदर घाटी क्षेत्र कोयला का सर्वाधिक समृद्ध क्षेत्र माना जाता है। यहाँ देश में 90% से अधिक कोयला भंडार में गोंडवाना कोयले का योगदान होता है। आप इसे याद रखेंगे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन-सा है? अभ्रक मतलब होता है मिका, इंग्लिश में इसे मिका कहते हैं। तो भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन-सा है? तो ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो आंध्र प्रदेश जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मिका का सबसे अधिक उत्पादन होता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उड़ीसा की बादाम पहाड़ी खानों में खनन किया जाता है? तो ये किस पदार्थ का किया जाता है? तो हेमेटाइट का किया जाता है। तो हेमाटाइट एक प्रकार का लौह अयस्क होता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि उड़ीसा के बादाम पहाड़ खानों में जो है किसका खनन किया जाता है? तो ये किया जाता है हेमेटाइट का। हेमेटाइट भी जो है वो एक लौह अयस्क का पदार्थ होता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में सर्वाधिक समृद्ध मैग्नेटाइट भंडारों में से एक मौजूद है? तो मैग्नेटाइट्स भंडारण सबसे ज़्यादा कहाँ पे मौजूद है? तो ऑप्शन नंबर बी केरल में ये मौजूद है। आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि भारत में सर्वाधिक समृद्ध मैग्नेटाइट भंडार कहाँ पे मौजूद है? तो केरल में मौजूद है ये। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन-सा कृषि आधारित उद्योग एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ का एक उदाहरण नहीं है? तो कौन-सा एक उदाहरण नहीं है? ऑप्शन नंबर बी लौह एंड इस्पात उद्योग। तो लौह एंड इस्पात उद्योग जो है वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री नहीं मानी जाती। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, राउरकेला स्टील प्लांट 1959 में डैश के सहयोग से स्थापित किया गया। जो राउरकेला स्टील प्लांट है 1959 में किसके सहयोग से किसकी हेल्प से वहाँ पे स्थापित किया गया? तो जर्मनी की हेल्प से वहाँ पे स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि राउरकेला स्टील प्लांट जो कि 1959 में जर्मनी के हेल्प से वहाँ पे स्थापित किया गया था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जिसे टिस्को के नाम से जाना जाता है, डैश में स्टील का उत्पादन शुरू किया था। तो कब इन्होंने उत्पादन शुरू किया था स्टील का? 1912 में शुरू किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ने जो है 1912 में स्टील का उत्पादन शुरू किया था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, टेलीफ़ोन, सेलुलर, टेलीकॉम, पेजर, टेलीफ़ोन, एक्सचेंज और रडार किस उद्योग के उदाहरण हैं? तो ये हमारे हैं ऑप्शन नंबर ए सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के ये उदाहरण हैं। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, जो टेलीकॉम, सेलुलर, टेलीकॉम कंपनी हो गई, पेजर, टेलीफ़ोन, एक्सचेंज हो गया, तो ये सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के अंडर में आते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास का क्या परिणाम हुआ था? तो ये परिणाम हुआ था भारत में कपड़ा उत्पादन में गिरावट आई थी। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि जब अगर ब्रिटेन में सूती कपड़े को तो उत्पादन होने लगेगा तो भारत में कपड़े उत्पादन में ज़ाहिर-सी बात है गिरावट आ जाएगी। तो यही हमें देखने को मिला था 18वीं शताब्दी में कि ब्रिटेन ने अपने सूती कपड़े का उद्योग वहाँ पे लगाया था, जिसकी वजह से भारत से जो है कपड़े का उत्पादन
कम होने लगा था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लघु औद्योगिक क्षेत्र का उदाहरण नहीं है? तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कि लघु औद्योगिक क्षेत्र का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा उदाहरण नहीं है? तो हुगली क्षेत्र। हुगली क्षेत्र जो है वो लघु औद्योगिक क्षेत्र का एक उदाहरण नहीं होता। तो आप इस चीज को याद रखेंगे। ये बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की विशाखापत्तनम स्थित तेल रिफाइनरी की क्षमता कितनी है? जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, वो विशाखापत्तनम में स्थित जो तेल रिफाइनरी है उसकी क्षमता कितनी है? तो उसकी क्षमता है 8.3 मिलियन मैट्रिक टन प्रति वर्ष। तो इतनी उसकी क्षमता है विशाखापट्टनम में जो मौजूद है रिफाइनरी, तेल रिफाइनरी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में सबसे पुराना एल्युमिनियम रिफाइनरी संयंत्र कहाँ पे मौजूद है? तो भारत में सबसे पुराना एल्युमिनियम रिफाइनरी संयंत्र है मुरी एल्युमिनियम संयंत्र। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि मुरी एल्युमिनियम संयंत्र जो है भारत का सबसे पुराना एल्युमिनियम रिफाइनरी संयंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जो जो कि है नेक्स्ट क्वेश्चन, IISCO इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी ने अपना पहला कारखाना स्थापित किया था हीरापुर में। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, हीरापुर कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है, और ये 1918 में इन्होंने पहला कारखाना जो है अपना शुरू किया था। तो इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी ने 1918 में हीरापुर, जो कि पश्चिम बंगाल में है, वहाँ पे स्थापित किया था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउरकेला स्टील प्लांट जर्मनी के सहयोग से भारत के किस राज्य में स्थापित किया गया था? जो राउरकेला है वो स्टील प्लांट जर्मनी के सहयोग से भारत में किस राज्य में स्थापित किया गया था? तो ये उड़ीसा में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो राउरकेला स्टील प्लांट है वो जर्मनी के सहयोग से भारत के किस राज्य में स्थापित किया गया? तो उड़ीसा में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह एवं इस्पात उद्योग का सर्वाधिक संकेंद्रण किस क्षेत्र में है? तो ये सबसे अधिक संकेंद्रण किस क्षेत्र में है? तो छोटा नागपुर पठार में, क्योंकि वहाँ पे जो है लौह अयस्क अधिक मात्रा में पाया जाता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण को बढ़ावा देने वाले कारकों में एक नहीं है? तो एक कौन सा नहीं है? तो ये है शुष्क जलवायु। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सूती वस्त्र उद्योग में स्थानीयकरण को बढ़ावा देने वाले कारकों में से एक नहीं है, शुष्क जलवायु हो जाएगा उसका राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखेंगे कि भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो रिश्रा में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे आप नीचे देख पा रहे हैं, भारत में पहली जूट मिल 1855 में कोलकाता के पास रिसरा में स्थापित की गई थी। तो आप इसे याद रखेंगे कि भारत में पहली जूट मिल रिसरा में, जो कि कोलकाता के पास में जगह है, वहाँ पे स्थापित किया गया था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र कौन सा है? तो ये है हमारा राउरकेला इस्पात संयंत्र। तो आप ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र है राउरकेला इस्पात संयंत्र। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातुकर्म उद्योग कौन सा है? तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये भारत में दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातुकर्म उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है, भारत की सबसे लंबी एलपीजी पाइपलाइन जामनगर से डैश तक है? तो भारत की जो सबसे लंबी एलपीजी पाइपलाइन है वो जामनगर से कहाँ तक है? तो लोनी तक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जामनगर से लोनी तक है। जैसे आप नीचे देख पा रहे होंगे कि जामनगर से लोनी एलपीजी पाइपलाइन भारत की सबसे लंबी एलपीजी पाइपलाइन है। ये लगभग 1410 किलोमीटर लंबी है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में खुरजा मिट्टी के बर्तन संबंधित हैं? तो भारत में किस राज्य से खुरजा मिट्टी के बर्तन संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत के किस राज्य में ऊर्जा मिट्टी के बर्तन संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश में है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कि है, दोराबजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो ये कब किया गया था? 1907 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि टिस्को, जो कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है, उसकी स्थापना की गई थी 1907 में। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट VISL कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन नंबर डी, ये कर्नाटका में मौजूद है। तो आप ये चीज़ को याद रखेंगे, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट जो है वो कर्नाटक में मौजूद है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा कंप्लीट वीडियो। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि भारत में जो खनिज संसाधन है उससे किस टाइप के क्वेश्चन एसएससी में
पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने आने वाले एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए।